द ऑटोमेटिक मिलीनियर के ऑथर एक बार अपने दादाजी के साथ मैकडोनल्ड्स गए। तब उनके दादा ने एक बात बताई कि दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। पहला जो मैकडोनल्ड्स में बैठ के खाना खाते हैं, दूसरे लोग जो मैकडोनल्ड्स में काम करते हैं, और थर्ड टाइप के लोग होते हैं जो मैकडोनल्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ऑथर ने इस चीज को काफी पहले ही सीख लिया था कि इन्वेस्टर बनना फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सबसे बेस्ट तरीका है। और इसी कॉन्सेप्ट को रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक द रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसे वो ESBI फॉर्मूला कहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ चार टाइप के ही लोग होते हैं, ESB और I। ये क्वाड्रेंट लोगों को उनके इनकम के हिसाब से चार अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जिसमें E का मतलब है एम्प्लॉय, S का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर एंड I फॉर इन्वेस्टर। क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं। ये वो लोग हैं जो पैसे को टाइम के साथ एक्सचेंज करते हैं, इसीलिए जब तक वो काम करेंगे तब तक उनको पैसे मिलते रहेंगे, और जिस दिन ये काम नहीं करेंगे उस दिन उनकी इनकम भी नहीं होगी। इन लोगों को ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है। वहीं क्वाड्रेंट के राइट साइड में आते हैं बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो दूसरों के टाइम का लीवरेज लेके पैसे बनाते हैं, जिसे ऑथर रिच डैड पुअर डैड में पैसिव इनकम कहते हैं। इस कैटेगरी में हेनरी फोर्ड जैसे लोग आते हैं। ये लोग एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां दूसरे हाईली स्किल्ड लोग मिलकर इनके लिए काम करते हैं, जिससे उनको खुद बहुत कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और इनका पैसा अपने आप ग्रो करता रहता है। वॉरेन बफे कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल डाई। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि अभी आप किस कैटेगरी में हैं, लेकिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको लेफ्ट साइड से निकल के राइट साइड आना ही पड़ेगा। मतलब एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस ओनर, और बिजनेस ओनर से इन्वेस्टर बनना सीखना ही पड़ेगा। अक्सर सेम कैटेगरीज में आने वाले लोग की सोच भी सेम होती है, इसीलिए अपनी कैटेगरी बदलने का मतलब है अपनी सोच बदलना। इन्वेस्टिंग अमीर लोगों का प्लेग्राउंड होता है, क्योंकि सिर्फ इसी जगह पर आपका पैसा आपके लिए काम करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक डॉक्टर MBBS की डिग्री लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करने लगता है, तब वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है। फिर वो जॉब छोड़कर अपना क्लिनिक खोलता है, तब वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, अगर वो एक ऐसा हॉस्पिटल खोले जहां वो दूसरे डॉक्टर्स को हायर करके उनसे काम करवाए, तब वो बिजनेस ओनर बन जाएगा। आखिर में अगर वो ES और B क्वाड्रेंट से पैसे सेव करके उसे बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या स्टॉक में इन्वेस्ट करे, तब वो इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ जाता है। ज्यादा अमीर होने वाले लोग अपना 80% पैसा इसी इन्वेस्टिंग कैटेगरी से बनाते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों के पास हम नॉर्मल लोगों पर बस एक ही एडवांटेज है कि वो इन्वेस्टिंग की दुनिया में बहुत ही पहले आ गए थे। रे टेलियो ने सिर्फ 12 साल की एज में ही नॉर्थ ईस्ट एयरलाइन का शेयर खरीदा था। वॉरेन बफे ने अपना पहला शेयर सिर्फ 11 साल में ही ले लिया था। वैसे तो वॉरेन बफे के ऊपर कई बुक्स लिखी जा चुकी हैं और सब मानते हैं कि वॉरेन बफे एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि वॉरेन बफे की वेल्थ का असली रीजन है बचपन से ही कंपाउंडिंग की पावर को समझ के इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना। अभी वॉरेन बफे के नेटवर्थ $96 बिलियन है, जिसमें से 99% वेल्थ उन्होंने 50 की एज के बाद कमाई है। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। क्या आपने जिम साइमन का नाम सुना है? जिम साइमन मैथमेटिशियन और एक हेज फंड मैनेजर है। इन्होंने 1998 से अपने पैसे को ऑन एन एवरेज 66% रेट से कंपाउंड किया है, जबकि वॉरेन बफे ने सिर्फ 22% रेट से कंपाउंड किया है। जिम साइमन की नेटवर्थ तकरीबन $24 बिलियन है, यानी वॉरेन बफे से 75% कम। लेकिन ऐसा क्यों? ऑब्वियसली रीजन है कंपाउंडिंग का। जिम साइमन ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी 50 की एज में, लेकिन वॉरेन बफे ने 11 साल की एज में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अगर वॉरेन बफे की तरह जिम साइमन को 70 साल मिल जाते पैसे कंपाउंड करने के लिए, तो उनके पैसे 66% की रेट से कंपाउंड होते रहते और आज उनकी नेटवर्थ कई लाख ट्रिलियन डॉलर में होती। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है और कंपाउंडिंग दुनिया की सबसे पावरफुल चीज। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपको और आपके दोस्त को दो ऑप्शन दूं कि आप 50 लाख रुपए आज ले लो या 1 रुपये जो हर अगले दिन 31 डेज के लिए डबल होगा। मान लीजिए आपका दोस्त 50 लाख वाला ऑप्शन चूज करता है और आप वो 1 रुपये वाला, तो चौथे दिन आपके दोस्त के पास होंगे 50 लाख रुपए और आपके पास सिर्फ 8 रुपये। आसपास के लोग कहते हैं कि अबे बेवकूफ, तुम पहला ऑप्शन चूज करते तो तुम्हारे पास भी आज 50 लाख रुपए होते। डे 20 पे जब बाकी सिर्फ 11 दिन रह गए हैं, आपके पास होते हैं सिर्फ 5243 रुपीज और आपके दोस्त के पास वही 50 लाख रुपए। आपको अपने डिसीजन पे पछतावा होने लगता है, पर थोड़ी धीरज रखें, क्योंकि डे 29 पर वो पहले दिन वाला 1 रुपया बन गया होता है 27 लाख रुपए। लेकिन असली मैजिक होता है डे 31 पे, जहां वो 1 रुपया बन जाता है 1 करोड़ 7 लाख से भी ज्यादा, यानी कि आपके दोस्त के 50 लाख से 2 गुना ज्यादा। दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग का पावर। कंपाउंडिंग स्लोली ओवर टाइम एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर हम कंपाउंडिंग का ग्राफ देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है।
शुरू में रिजल्ट्स बहुत स्लो होते हैं, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट रहे तो हमारे सारे एफर्ट्स मिलके एक बहुत बड़ा कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से ग्रो करने लगती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी राजा ने चेस गेम खेली तो उसे वो गेम इतनी पसंद आई कि उसने चेस बनाने वाले को मुंह मांगा चीज देने का फैसला लिया। उस क्रिएटर ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे और कुछ नहीं, बस इस गेम के पहले स्क्वायर पर चावल का एक दाना रख के अगले हर स्क्वायर पर उसे डबल करके मुझे दे दो। राजा बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तुम दुनिया के सबसे बेवकूफ आदमी हो, तुमने मामूली से दाने मांगकर मेरी इंसल्ट की है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम हीरे जवाहरात मांगते। तब उस चेस बनाने वाले ने कहा कि नहीं सरकार, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को बुला के आदेश दिया कि चावल के दाने गिन के उसे दे दिए जाए। कुछ दिनों बाद वो सिपाही दौड़ते हुए राजा के पास आए और कहा कि बादशाह, वो आदमी कोई बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत चालाक निकला। वो चावल के जितने दाने मांग रहा है उतने तो पूरे सल्तनत में नहीं है। ये सुनकर सब बहुत हैरान हो गए। देखो, चेस के गेम में टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं। तो पहले स्क्वायर पर एक दाना जो हर स्क्वायर पर डबल करना है, तो दूसरे पर 2, तीसरे पर 4, चौथे पर 8 दाने, और इसी तरह हम डबल करते हुए लास्ट दाने पर आए तो ये बनेगा राइस के इतने दाने जो मुझे तो बोलना भी नहीं आता। लेकिन अगर इसका वेट मेजर करें तो वो बनेगा 461 बिलियन मैट्रिक टन। इसकी आज के टाइम पर वैल्यू बनती है $300 ट्रिलियन। वो बंदा कोई बेवकूफ नहीं था, बल्कि बहुत इंटेलिजेंट था जो कंपाउंडिंग की पावर को अच्छे से समझता था। और वो कुछ चावल के दाने नहीं बल्कि दुनिया की पूरी वेल्थ मांग रहा था। लेकिन दोस्तों, आपकी ट्रू वेल्थ आपकी मटेरियल चीजों से नहीं बल्कि आपकी सर्वाइविंग कैपेसिटी से आती है। आप अपने इनकम के बंद होने पर कितने महीने सर्वाइव कर सकते हो बिना अपना लिविंग स्टैंडर्ड गिराए, वो आपकी ट्रू वेल्थ होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके महीने का खर्चा 50,000 है और आपने 2 लाख रुपए सेव किए हैं, तो आपकी वेल्थ सिर्फ 4 महीने की है। जब आप अपनी पूरी जिंदगी बिना काम के गुजार सको तो उसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम कह सकते हो। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि हम कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि उसमें से हम कितना पैसा सेव करके कंपाउंडिंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। आप जितना भी पैसा सेव करते हो वो आई कैटेगरी में डालने चाहिए, क्योंकि इस कैटेगरी में ही पैसा आपके लिए काम करेगा। आई क्वाड्रेंट में आने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ना और सीखना शुरू करो, और साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उसे प्रैक्टिस करो। हाँ, इस चीज में रिस्क तो है, और रिस्क के बेसिस पे 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, रिस्क एवर्स। ये लोग रिस्क अवॉइड करते हैं और अपना पैसा बैंक या गोल्ड में ही रखते हैं। दूसरे, गैम्बलर्स, जो इन्वेस्टिंग को सिर्फ लक और चांस का गेम समझते हैं। और तीसरे लोग होते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टिंग को नॉलेज और स्किल से कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर अभी आप ई या एस क्वाड्रेंट में हो तो आपको क्या करना चाहिए? पहले तो आपको बिना टाइम गवाए जितने हो सके उतने पैसे सेव करें और उसे इन्वेस्ट करें। आगे का रास्ता आपके पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको सिक्योर फील करना पसंद है और आपको लगता है कि आप जॉब के लिए ही बने हो तो आपको वही जॉब करते रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आपको फ्रीडम पसंद है और आप रिस्क मैनेज करना जानते हो तो फिर एक सिस्टम बनाने का ट्राई करें जहां आपका ई या एस वाला काम बी में कन्वर्ट हो जाए। फिर आपके बिजनेस को ग्रो करने के अलावा जो भी सेविंग हो वो इन्वेस्ट करते जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली हमने रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की बुक द रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट से ESBI क्वाड्रेंट के बारे में जाना और कंपाउंडिंग की पावर को समझा। अगर आप भी अपने पैसे को कंपाउंड करना चाहते हैं तो इसका एक मेथड है इन्वेस्टिंग, जिसमें आप वॉरेन बफेट की तरह ग्रेट कंपनीज के शेयर खरीदकर उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखें ताकि वो कंपाउंड हो सके। लेकिन उससे भी पहला स्टेप है सीखते रहना, और ये सभी बातें मैंने द रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट से सीखी है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो ही इस बुक को खरीदना, क्योंकि बुक्स पढ़ने के लिए होती हैं, सोपीस के लिए नहीं। धन्यवाद।